आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एरोडायनेमिक्स को समझना है कि एयर के अंदर में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, है ना। सो लेट्स फर्स्ट हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट, जैसे कि विंड चल रहा है, जेट स्ट्रीम्स चल रहे हैं, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंटी साइक्लोन्स बन रहे हैं, इन सब इवेंट्स के ऊपर बाद में आए। पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड क्लियर कर लें कि कहीं पे भी अगर हवा के अंदर में जो मोशन हो रहा है इसका फिजिक्स क्या इन्वॉल्व करता है। एक बार पुराने बातों को ब्रश अप कर लें। देखिए एक फ्लूइड में जब भी मूवमेंट होगा तो मूवमेंट को हम दो रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक, कोई भी द्रव्य में अगर कभी भी गति होगी तो सिर्फ दो प्रकार की गति होगी। एक तरीके की गति होगी जिसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर गति, वर्टिकल मोशन, नीचे से ऊपर की ओर में, यानी कि ये इन प्लेन हो रहा है, यानी कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच में हो रहा है। आप प्लेन मैथमेटिक्स में जानते हैं वो एक 2D सरफेस है ना। तो ये जो 3D होता है वो असल में कई प्लेन का स्टैकिंग है। ये रूम अगर 3D दिख रहा है, ये बोर्ड अगर 2D दिख रहा है, तो ये रूम असल में ऐसे 2D बोर्ड्स का एक स्टैकिंग है जिसके कारण 3D बन रहा है ना। तो अगर वाटर इस लेवल पे, अगर हमारा एक वाटर है और वो इस लेवल पे चला रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इंटरप्लेन मोशन हो रहा है, इस प्लेन से वो इस प्लेन पे चला गया। लेकिन ऐसे करके देखें, वाटर इसी प्लेन पे इस जगह से इस जगह जा रहा है, तो दैट इज नॉट वर्टिकल मोशन, वो ऊर्ध्वाधर नहीं है, उसको हम क्षैतिज कहेंगे, इन प्लेन मोशन होगा। जो वर्टिकल मोशन है ये हमेशा डेंसिटी के ग्रेडियंट के कारण होता है, यानी कभी ऐसी स्थिति होगी कि एक कोई चीज अपने माध्यम में ज्यादा घना हो जाए तो वो नीचे की ओर गति कर देगा, और कभी ऐसा हो कि एक चीज अगर अपने माध्यम में से कम घना हो जाए तो वो ऊपर की ओर मोशन कर लेगा, है ना। ये डेंसिटी के कारण होगा। ये मोशन जब कराएगा तो वो सेकेंडरी मोशन जनरेट करेगा, क्योंकि अगर यहाँ का पानी या यहाँ का हवा अगर गर्म होकर के डेंसिटी लूज करता है और ऊपर की ओर चला जाता है, तो हुआ क्या है, इस प्लेन का जो वाटर या एयर है वो अब इस प्लेन में चला गया है। तो अब विजुअलाइज करिए ऐसा कि एक बड़े से बर्तन में रेत लबालब भरा हुआ है ना, रेत भरा हुआ है। अब उसमें से बीच में से आप क्या कीजिए कि एक मुट्ठी रेत वहां से निकाल लीजिए। अब देखिए क्या होता है, कहीं से भी अगर हम एग्जिस्टिंग मास को बाहर निकाल देते हैं तो वहां पे प्रेशर ड्रॉप करता है ना। हम अगर लेट से कि एक बोतल लें और इससे फूंक करके, अगर हम ये तो हार्ड है लेकिन अगर लेट से कि ये सॉफ्ट होता, अगर इसको हम फूंक करके इसके अंदर की हवा निकाल लेते तो ये कंप्रेस हो जाता, क्योंकि अंदर का प्रेशर लो हो गया है, बाहर का प्रेशर हाई हो गया है, दैट इज कंप्रेसिंग इट इनवर्ड, वो अंदर की ओर उसको कंप्रेस करा है ना। बालू जहां से निकाले क्या हुआ, अगल बगल का बालू उसको भरने के लिए आ गया, क्योंकि उस स्पॉट से मास के डिस्प्लेसमेंट ने एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट कर दिया है, अगल बगल में हाई प्रेशर का जोन है। और हम जानते हैं कि इन प्लेन मोशन कैसा होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कहीं पे पॉइंट बना वहां पे उसकी ओर मूव कर रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो वर्टिकल मोशन होने के बाद होता है, क्योंकि वर्टिकल मोशन होगा वही तो दो जगह प्रेशर का पॉइंट बनाएगा। इस प्लेन से उस प्लेन के बीच में अगर मास का मूवमेंट होगा तभी जगह पे हमारे पास प्रेशर के पॉइंट्स बनेंगे, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल होगा। इस चलते वर्टिकल मोशन इज द प्राइमरी मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन इज द सेकेंडरी मोशन। आर वी ओके ऑन दैट? चलें अब आते हैं अर्थ के ऊपर जो हमारे पास मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट से हम लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं। आए यहां पे हम पहले कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं और वो है कोरियलिस। कोरियलिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पृथ्वी चूंकि खुद गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूमते हुए पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा चीज अगर घूमने का प्रयास करेगा तो पृथ्वी के कारण उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। यानी कि अगर जैसे कि चलते हुए ट्रेन में अगर हम दौड़ने का कोशिश करेंगे तो हम चलते हुए ट्रेन की गति से हमारी गति प्रभावित होने वाली है। अगर उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो हमारा स्पीड स्लो हो जाएगा, अगर सेम दिशा में चल रहे हैं तो बढ़ जाएगा। इसको हम
कोरियलिस असर कहते हैं। कोरियलिस के बारे में आपको अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया है, इसमें एक मॉडिफिकेशन होगा, थोड़ा आगे आने दीजिए। अभी के लिए हमने कोरियलिस क्या समझा है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोई चीज चलने की कोशिश कर रहा है तो कोरियलिस के असर में वो क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोई चीज अगर 12 बजे के डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है तो वो 1 या 2 की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, और साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन होगा, यानी 12 बजे जाने की कोशिश कर रहा है तो वो 1 बजे के डायरेक्शन में होगा। यहां गौर कीजिए, अगर मान लीजिए कि लेट से कि हम पोल पे खड़े हुए हैं तो यहाँ पे कोरियलिस 0 है, जिस डायरेक्शन में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन पोल से इक्वेटर की ओर हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप क्या गौर कर रहे हैं कि हमारे रेड लाइन में डिफ्लेक्शन होना चालू कर रहा है। यानी कि जाना चाहिए था उसको रेड की दिशा में, लेकिन ये जो ब्लैक जो नया पाथ बन रहा है वो क्यों बन रहा है? क्योंकि अर्थ देखिए ये पूरब से पश्चिम के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जाना था इसको इधर की ओर लेकिन हो गया इधर की ओर। विजुलाइज करें कि एक नदी बह रही है, एक नाव नदी के इस किनारे से नदी के उस किनारे में जाने की कोशिश कर रहा है, नदी बह रही है। अगर वो बिल्कुल सीधा जहां जाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो जाने का प्रयास करेगा तो क्या उस बिंदु पे पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि नदी उसको आगे की ओर लेके चला जाएगा। क्योंकि एक ऑलरेडी मोशन वाले सिस्टम में जब कोई एक सेकेंडरी मोशन होता है तो प्राइमरी मोशन उसको इन्फ्लुएंस करता है। यही कोरियलिस का इंपैक्ट था। यहां पे भी वही हो रहा है कि हमारे पास डिफ्लेक्शंस होंगे। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन इक्वेटर पे होगा कोरियलिस का, और सबसे कम डिफ्लेक्शन पोल्स पे होगा 0 डिग्री पे, है ना। दूसरी बात, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? तो हम अभी के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। ये देखिए आर्कटिक ओशियन ऊपर में पड़ा हुआ है, नॉर्थ पोल। यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज होगा। यानी कि अगर हम लेट से कि इसको हम यहीं पे पॉज कर देते हैं, इस पॉइंट पे देखिए जाने का इधर की ओर कोशिश किया लेकिन वो इधर की ओर मूव कर गया। आइए यहाँ पे 1 मिनट, इस जगह से ये देखिए यहां से जाने का डायरेक्शन रेड था। यानी कि अगर अर्थ मूव नहीं कर रहा होता, अगर अर्थ स्टेशनरी हो रहा होता, तो हवा या पानी कुछ भी अगर बड़े इलाके में जा रहा है तो वो रेड के डायरेक्शन में गया होता, वो सीधा सीधा गया होता। लेकिन चूंकि अर्थ मूव कर रहा है और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वो क्या होगा? क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन होगा। आप देखिए कि क्लॉकवाइज रेड से किधर के डायरेक्शन में होगा? ब्लैक के डायरेक्शन में होगा। यही अगर हम पोल चेंज कर दें, अब साउदर्न हेमिस्फीयर में हम खड़े हैं, अब नीचे से हम देख रहे हैं, अब देखिए कि कोरियलिस का डिफ्लेक्शन उल्टा डायरेक्शन में होने वाला है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियलिस एक जा रहे चीज को क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर देगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कोरियलिस एक जा रहे चीज को एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर देगा। आर वी ओके सो फार? अब आते हैं अर्थ के सिस्टम पे। देखिए कुछ फंडामेंटल कॉन्फ़िगरेशंस आपको क्लाइमेट के समझ में आने चाहिए। 2 फंडामेंटल कॉन्फ़िगरेशन है। पहला फंडामेंटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि देखिए ये है अर्थ का सरफेस और ये है हमारा ट्रोपोस्फेयर। तो यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर हम जानते हैं कि तापमान का बिहेवियर क्या होता है कि ट्रोपोस्फेयर में हम जैसे जैसे सरफेस से ऊपर बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस लेयर के लिए हीट का सोर्स सन नहीं है बल्कि अर्थ है। अर्थ से जो सेकेंडरी रेडिएशन बाहर आ रहा है वो ट्रोपोस्फेयर के लेयर को गर्म कर रहा है। यानी कि जब हम सरफेस के जितने करीब होंगे हवा उतना गर्म होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा ठंडा होते जाएगा। यही कारण है कि शिमला मनाली ठंडे जगह हैं और जो नीचे वाले इलाके हैं वो गर्म जगह हैं, हाइट के साथ में टेम्परेचर का ड्रॉप। लेकिन ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर का फेनोमेना है। ट्रोपोस्फेयर से उसके ऊपर वाले लेयर में चले जाएंगे तो कहानी पलट जाएगी। हमको लेट्स कीप आवर अटेंशन टू ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ऐसा होता है, मान के चलें कि ये गर्मी के दिन दोपहर का समय है, सूरज तेज चिलचिला रहा है। सूरज तेज चिलचिला रहा है तो अर्थ गर्म हो रहा है,
लेकिन ट्रोपोस्फेयर सूरज से गर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि सूरज से आने वाला जो हीट है वो सीधे नीचे चला जाएगा। इसमें ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज सन से हीट नहीं होते हैं, तो सन का लाइट जो है वो सीधे सीधे नीचे चला गया बिना कुछ किए हुए। लेकिन नीचे से जब सेकेंडरी रेडिएशन हुआ तो ये एटमॉस्फेयर को हीट करना चालू करता है ना। स्थिति यह है कि ये जमीन के पास जो हवा का नीचे वाला टुकड़ा है, ये हवा के ऊपर वाले टुकड़े से ज्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो सोर्स के ज्यादा नजदीक है जहां से हीट आ रहा है। तो ये अगर ज्यादा गर्म होगा तो गर्म होने पे हम जानते हैं कि उसका डेंसिटी लूज होता है, उसके एटम्स ज्यादा दूर भागते हैं। अगर इसका डेंसिटी कम हुआ, अगल बगल का डेंसिटी ज्यादा है, तो ये चल दिया ऊपर की ओर, वर्टिकल मोशन हुआ। नीचे से हवा जब ऊपर की ओर जा रहा है तो नीचे में लो प्रेशर का कंडीशन बनाएगा, और जिस जगह पे जा रहा है वहां पे हाई प्रेशर का कंडीशन बनाएगा। आर वी ओके ऑन दैट? इस कंडीशन को हम इनस्टेबिलिटी का कंडीशन कहते हैं। अपने दिमाग में इस कंडीशंस को ठोक करके बैठा दीजिए। कहीं पे भी ऐसा कंडीशन आप बनते देख रहे हैं, कहीं पे भी आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनते देख रहे हैं जहां पे सरफेस के पास लो प्रेशर है और ऊंचाई पे हाई प्रेशर है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को इनस्टेबिलिटी का, अस्थिरता की परिस्थिति कहते हैं। इसके अलावा इसको साइक्लोनिक कंडीशन भी कहते हैं, इसको चक्रवातीय परिस्थिति भी कहते हैं। हालांकि चक्रवात और चक्रवातीय परिस्थितियां दो अलग अलग चीजें हैं। चक्रवातीय परिस्थितियां बनती रहती हैं, इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद साइक्लोन। हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, ये साइक्लोनिक कंडीशन है। इसका उल्टा एक दूसरा कंडीशन कैसा बन सकता है? विजुअलाइज कीजिए कि जाड़े का दिन है, जाड़े की रात है। गर्मी के दिन को लिए थे, अब जाड़े की रात को लीजिए। जाड़े के रात में क्या हो रहा है कि हमारे पास नीचे सतह ठंडा है, लेकिन हम टेम्परेचर बिहेवियर जानते हैं कि ऊपर का हवा नीचे के हवा से ज्यादा ठंडा होगा। ऊपर का हवा अगर ठंडा हुआ तो उसका डेंसिटी कम होगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद चीजें कॉम्पैक्ट करती हैं, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कम होता है। अगर उसका डेंसिटी बढ़ा तो हम क्या करेंगे कि मीडियम में वो सिंक कर जाएगा, वो नीचे की ओर बैठेगा। ये नीचे की ओर बैठा तो अब जिस प्लेन से आया है उस प्लेन में इसने लो प्रेशर बनाया, और जिस प्लेन में गया है वहां पे हाई प्रेशर बनाया। इस कंडीशन को हम स्टेबिलिटी का कंडीशन कहते हैं या एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ दो कॉन्फ़िगरेशन है, दिमाग में ठोक के बैठा देना है। एक इनस्टेबिलिटी का कंडीशन है। इनस्टेबिलिटी का कंडीशन हीट के प्रेजेंस में बनेगा। इनस्टेबिलिटी का कंडीशन कैसा दिखता है कि सरफेस लेवल पे लो प्रेशर है और ऊंचाई पे हाई प्रेशर है। स्टेबिलिटी का कंडीशन हीट के डिफिशियंसी में बनेगा, यानी कि या तो रात के समय बनेगा या इक्वेटर पे बनेगा, यानी कि ठंडा में बनेगा। और ये कैसा दिखता है कि ऊपर के लेवल में लो प्रेशर है और सतह के आसपास में हाई प्रेशर है ना। चलिए यहां तक हम समझते हैं। अब इन प्रेशर पॉइंट्स पे जरा जूम करें। ये जो हाई प्रेशर का जो जोन बन रहा है या जो लो प्रेशर का जो जोन बन रहा है, ये हाई प्रेशर है इन रेस्पेक्ट टू अगल बगल के लो प्रेशर, है ना। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर हम रिलेटिवली डिफाइन कर रहे हैं। कोई अगर उच्च दाब पे है तो इसका मतलब अगल बगल की अपेक्षा उच्च दाब पे है, और कोई अगर निम्न दाब पे है मतलब अगल बगल की अपेक्षा निम्न दाब पे। कोई एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है, हम रिलेटिवली डिफाइन कर रहे हैं। अब अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है तो हम जानते हैं कि हाई प्रेशर के पॉइंट से हवाएं बाहर की ओर लो प्रेशर की ओर भागने की कोशिश करेंगी, है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होता है। और यहां जो नीचे में लो प्रेशर बना है, हम क्या देखेंगे कि यहाँ अगल बगल का जो जोन है यहाँ हाई प्रेशर बना हुआ है, और ये अगल बगल वाले जोन से इनवर्ड हवाएं आएंगी। तो कहीं पे भी अगर एटमॉस्फेयर में या वाटर में किसी स्पॉट पे अगर लो प्रेशर बनेगा तो वो आउट इनवर्ड अट्रैक्ट करेगा मोशन को, और कहीं पे अगर हाई प्रेशर का स्पॉट बनेगा तो वो आउटवर्ड मोशन जनरेट करेगा। यहां तक ठीक है। हमको इस बात में डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए कि ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज क्यों ना कर दे। क्यों ना ऐसा हो कि यहाँ का हाई प्रेशर यहाँ के लो प्रेशर में आ जाए और न्यूट्रलाइज कर दे। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि इन प्लेन मोशन जो है सिर्फ वही प्रेशर के कारण होता है, इंटर प्लेन मोशन सिर्फ डेंसिटी के कारण होगा।
तो ऊपर और नीचे में प्रेशर कुछ हो जाए, इंटरप्लेन मोशन कभी भी प्रेशर के कारण नहीं होगा। प्रेशर के कारण सिर्फ एक प्लेन में ही मोशन होगा, और कभी भी ऊपर और नीचे का अगर मोशन हो रहा है तो सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस के कारण होगा। ये फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस टू टाइप ऑफ मोशन इज इंपॉर्टेंट, है ना। वर्टिकल मोशन सिर्फ घनत्व के अंतर के कारण, और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज मोशन जो है सिर्फ दाब के कारण। तो यहां ऊपर और नीचे दाब के बीच में मोशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो ऊर्ध्वाधर है, तो ये तो होना नहीं है ना। चलिए, यहां तक हम समझते हैं कि स्टेबिलिटी का कंडीशन और इनस्टेबिलिटी का कंडीशन कैसा दिखेगा। आइए यहां पे आते हैं। ये कंडीशन कुछ ऐसा दिख रहा है ना, राइट। ये कंडीशन ऐसा दिख रहा है कि हमारे पास ये जो बायां साइड है, इस जगह क्या हो रहा है, कोई पहचानिए तो ये स्टेबिलिटी का कंडीशन है या इनस्टेबिलिटी का कंडीशन है? लेफ्ट साइड कैसा है और राइट साइड कैसा है? आप समझ रहे हैं ना ये कैसा बना हुआ है? जहां बादल बना हुआ है ये वाला इनस्टेबिलिटी है, और जहां बादल नहीं बना है वहां स्टेबिलिटी है। कैसे पहचान पा रहे हैं? सरफेस पे देखिए सतह पे क्या बन रहा है ना। इनस्टेबिलिटी में सतह पे लो प्रेशर बनेगा, और यहाँ पे सतह पे हाई प्रेशर बनेगा, राइट। चलिए, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन क्या रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। ये बात भी हम अभी डिराइव कर चुके हैं। ये जाड़े के कारण हुआ है, ऊपर की हवा का डेंसिटी बढ़ गया है, टेम्परेचर ड्रॉप करने के कारण वो नीचे चला गया है। यहाँ पे गर्मी के कारण हुआ है, नीचे की हवा गर्म हो गई है, ऊपर चली गई है। ये भी प्रेडिक्टेबल है कि जो हाई प्रेशर का स्पॉट है यहां से आउटवर्ड मोशन होगा, और ये भी प्रेडिक्टेबल है कि कहीं पे अगर लो प्रेशर का स्पॉट है तो वहां पे इनवर्ड मोबिलिटी होगा। अब इस कॉन्सेप्ट में लगा दीजिए कोरियलिस। कोरियलिस ये तो सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन कोरियलिस का असर क्या करता है कि अर्थ पे कुछ भी सीधा नहीं चल सकता है। अर्थ पे कुछ भी काहे सीधा नहीं चल सकता है? क्योंकि अर्थ स्थिर नहीं है, ये गोल गोल घूम रहा है। तो अगर मान लीजिए आप जैसे झूलन उलन में ब्रेक डांस वगैरह टाइप के जो राइड्स होते हैं, उसमें आप एक मूव करते हुए सिस्टम में खुद मूव करने की कोशिश कीजिएगा तो वो हो नहीं पाएगा, या ओरिजिनल मोशन उसको प्रभावित करेगा। वही असर कोरियलिस का है। अब कोरियलिस को हम इन्वॉल्व करते जाइए तो देखिए कोरियलिस क्या करेगा। देखिए वो डिफ्लेक्शन लेके आ रहा है, वो जिस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए था उससे डिफ्लेक्शन आ रहा है। और अल्टीमेटली अगर कोरियलिस को व्यवहारिक रूप से देखें तो आप क्या देखेंगे कि ये जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में इन या आउट हवाओं को नहीं लेते हैं, बल्कि इनमें हवाएं सर्कल सर्कल होकर के आती हैं। वाई द सर्कल? क्योंकि कोरियलिस उसको दे रहा है। अगर कोरियलिस नहीं होता तो यही सिस्टम कुछ ऐसा दिख रहा होता, लेकिन कोरियलिस है इस चलते ये सर्कल मोशन हो रहा है। ये सर्कल मोशन जैसे नीचे हो रहा है उसी तरीके का सर्कल मोशन जो है वो ऊपर में हो रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ अपने अपने प्लेन तक सीमित रहेंगे। सरफेस लेवल पे जो प्रेशर का काम है सरफेस पे रहेगा, जो हायर लेवल पे जो प्रेशर का काम है हायर लेवल पे रहेगा। आर वी ओके सो फार, है ना? चलें, इतना समझते हैं। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के सेल्स को समझना चाह रहे हैं। अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है वो कैसी रही है? हम लोग लेट से कि शुरू करने से पहले हम लोग ये सोचते होंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो हवा है वो एक कुछ चीज है, लेकिन जब हम लोग पहला इंट्रोडक्शन किए तो हम लोग देखे कि पृथ्वी के ऊपर जो हवा है वो असल में एक चीज नहीं है, वो कई डिस्टिंक्ट लेयर से मिलकर के बना है, जिसमें गैसियस कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रहा है, जिसका थर्मल बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, जिसके सारे फेनोमेना चेंज हो रहे हैं ना। अब उस पुराने वाले कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर अब एक नए कॉम्प्लेक्सिटी डाल दें। अब आपको बताएं कि हवा जो है वो असल में सिर्फ नीचे और ऊपर के लेयर से नहीं बना है, उसके अलावा उसमें सेल्स भी होते हैं। सेल कहने का मतलब है, इस इमेज के ऊपर जरा आप गौर कीजिए, फोकस ऑन
दिस इमेज है ना, ये क्या है, सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके के क्लोज्ड लूप सर्कुलेशन से बने होते हैं। सर्कुलेशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ का हवा ये गोल गोल घूम करके वापस यहाँ आ रहा है, यहाँ का हवा गोल गोल घूम करके यहाँ आता है, यहाँ का हवा गोल गोल घूम करके यहाँ आता है ना। अभी हम लोग इसको समझने जा रहे हैं, 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक लेने से पहले हम आपको एक सवाल के साथ हम आपको छोड़ देना चाहते हैं, है ना। देखिए, यूएस में जब यूएस में गूगल वाला या फिर कोई उनका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो उनका जो मौसम विभाग है, यूएस और कनाडा में भविष्यवाणी करता है कि दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच में बारिश होगा, घर से छाता लेके निकलिए। खास करके इधर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आप क्या देखेंगे कि पीपल उसको फॉलो करते हैं, बाहर छाता लेकर के जाइए और बारिश हो गई। हमारे इंडिया में आइए, हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, उन लोग बोलते हैं कि देखिए जून में फलाना तारीख से को आना है मॉनसून, लेकिन 15 दिन बीत गया है, अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या ऐसा बात है कि यूएस के साइंटिस्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्यादा एडवांस्ड हैं, जो ज्यादा क्लियरर प्रिडिक्शन कर पाते हैं, और इंडिया वाले जो हैं हमारे पास साइंटिस्ट या इक्विपमेंट, क्या हमारे पास नालायक हैं जो ये प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, या फिर हमारे वाले इलाके में जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो उनके वाले इलाके के प्रिडिक्शन से कैसे अलग है। 2 मिनट इसके बारे में सोचिए, हम लोग आते हैं और उसके बाद यहाँ से अगला सेक्शन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जवाब है, आप लोग को क्या लगता है, नालायक है हमारे यहाँ वाले, है ना। अपने के प्रति आदमी क्रिटिकल होता है, अपने वाले थोड़े इंफीरियर लगते हैं हमेशा दूसरों वाले से, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट द थिंग, चीज क्या है, अभी के क्लाइमेटोलॉजी में हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे हम क्या समझेंगे कि अर्थ का जो क्लाइमेटिक सिस्टम है, और क्लाइमेटिक सिस्टम हम बोल रहे हैं तो इन्वायरमेंटल सिस्टम की, एटमॉस्फेरिक सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक सिस्टम बड़ा सिस्टम है, जो क्लाइमेटिक सिस्टम है वो सिर्फ नीचे वाले लेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रहा है ना। अर्थ का जो क्लाइमेटिक सिस्टम है वो पूरे अर्थ पे एक क्लाइमेटिक सिस्टम नहीं है। अर्थ पे असल में 3 क्लाइमेटिक सिस्टम है। पहला क्लाइमेटिक सिस्टम ये है ट्रॉपिक वाला, ये थर्मल क्लाइमेटिक सिस्टम है, यानी कि इधर के इलाके में हवा में, क्लाइमेट में जो कुछ भी हो रहा है उसका सिंगल कंट्रोलर या सिंगल फैक्टर सन है। अब सन देखो कि प्रिडिक्टेबल आइटम नहीं है, हमारे पास कभी क्लाउड कवर ज्यादा होगा, कभी हमारे पास बादल ज्यादा होंगे, तो उस समय देखेंगे कि सन का इम्पैक्ट अलग होगा। कभी हमारे पास सन ये गर्मी के दिनों में है कि जाड़ा के दिनों में, हम जानते हैं कि सन का अर्थ के साथ रिलेटिव पोजीशन चेंज होता है। तो सन के सिस्टम्स जो हैं दे आर हार्डर टू प्रेडिक्ट। दूसरा इधर वाला आइए, इधर का सिस्टम भी थर्मल सिस्टम है, बस बात क्या है कि ये हीट के एक्सेस के कारण बना हुआ सिस्टम है और ये हीट के डिफिशियंसी के कारण बना हुआ सिस्टम है। यहाँ सूरज की उपस्थिति यहाँ के क्लाइमेटिक बिहेवियर को प्रभावित करती है, यहाँ सूरज की अनुपस्थिति यहाँ के क्लाइमेटिक बिहेवियर को प्रभावित करती है। अगेन दिस टू बोथ आर थर्मल सिस्टम।
थर्मल सिस्टम्स आर टफ टू प्रिडिक्ट। इनका जो है सो प्रिडिक्शन कर पाना, इनका आकलन कर पाना जो है टफ होता है। जबकि बीच वाला जो सिस्टम है ये डायनेमिक सिस्टम है। हो क्या रहा है, यहाँ पे हीट है, यहाँ दोनों के बीच में दोनों ये क्या कहते हैं टेनिस का मैच खेल रहे हैं, और जो बीच का इलाका है वो इन दोनों के टकराव से होने वाले एक्शन से बन रहा है। यानी कि इधर का कोल्ड एयर नीचे उतर रहा है, इधर का वार्म एयर नीचे उतर रहा है। तो ये बीच का जो क्लाइमेटिक सिस्टम है जिसमें कि हमारे पास कनाडा, यूएस का नॉर्दर्न पार्ट, यूरोप का पार्ट, ये सभी आ जाएंगे। ये फेयरली टेम्परेट जोन पड़ता है जो कि प्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में ज्यादा बेटर किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। हम समझे कि ये तीनों क्लाइमेटिक सिस्टम अलग अलग कैसे हैं। अर्थ के ऊपर इस इस ट्रोपोस्फेयर के सेल्स को हम लोग डिराइव करने चल रहे हैं। लेट्स डिराइव कि क्या हो रहा है, और कहानी पे ध्यान दें। अगर समझ जाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, अर्थ को उठाते हैं डाइसेक्ट करने के नजर से। ऐसे उठाते हैं कि ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। हम अर्थ को ऐसे रखे हुए, ठीक है ना, ऐसे बीच से स्लाइसिंग कर दिए और ऐसे देख रहे हैं। यानी कि ये वाला पॉइंट नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री का। आर वी फेमिलियर? ओरिएंटेशन हमारा ये। अब हो क्या रहा है, देखो अब हो क्या रहा है। ये जो इक्वेटर है यहाँ पे हीट का सरप्लस है। हीट का सरप्लस हम जानते हैं कि क्या कराता है, यहाँ पे सरफेस हीट होगा, सरफेस के ऊपर एयर हीट होगा, एयर ऊपर की ओर बढ़ेगा, नीचे बनाएगा लो प्रेशर, और ऊपर जहां गया वहां पे बनाएगा हाई प्रेशर। यहाँ आते हैं पोल्स पे। पोल पे ये कोल्ड का असर है। हम क्या देखेंगे, ऊपर की हवा ठंडी होकर के नीचे की ओर धंसेगी, ऊपर में बनाएगा लो प्रेशर, नीचे में बनाएगा हाई प्रेशर, राइट। इसको जरा जूम करिए, देखिए ये जो यहां का हाई प्रेशर है, ये जो हाई प्रेशर है वो इस लेवल पे ही मूव कर सकता है। यानी कि प्रेशर का जो मोशन होगा वो इन प्लेन्स के बीच में होगा। यानी वो वाला ऊपर का हाई प्रेशर नीचे के लो प्रेशर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इस लो प्रेशर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल हो जा रहा है, और हम जानते हैं कि प्रेशर के कारण वर्टिकल मोशन नहीं होता है, वो एक ही प्लेन में होगा। यानी कि हायर एल्टीट्यूड यहाँ का हाई प्रेशर यहाँ के लो प्रेशर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है ना। हुआ क्या है, प्रेशर सिस्टम कैसा बना है, यहाँ पे हीट है, यहाँ का हवा गर्म हुआ, ऊपर उठ गया, नीचे सतह पे लो प्रेशर बना है, ऊपर हाई प्रेशर बना है। यहाँ पे ठंडा है, ऊपर का हवा नीचे डूब गया, ऊपर हाई प्रेशर बना है, नीचे लो प्रेशर बना है। ऊपर के लेवल पे अगर हम सिर्फ विजुअलाइज करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना है, यहाँ पे लो प्रेशर बना है। यानी ये हवा यहाँ से यहाँ जाने का कोशिश करेगा। सरफेस पे देखिए, यहाँ पे लो प्रेशर बना है, यहाँ पे लो प्रेशर बना है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना है। यानी सरफेस के लेवल पे हम इंसान यहाँ पे खड़े हैं, एकदम बुतरू बुतरू से हैं, एकदम सतह से चिपक के खड़े हैं। तो हम लोग कौन से हवा को एक्सपीरियंस करेंगे, जो कि यहाँ से चल करके इस हाई प्रेशर से इस सरफेस के लो प्रेशर पे जाने की कोशिश करेगा, है ना। चलिए यहां से डेरिवेशन शुरू करते हैं। हुआ क्या, यहाँ की हवा जानी थी यहाँ पे, इस पॉइंट से उसको इस पॉइंट पे जाना था। अर्थ अगर स्थिर रहता तो चला भी जाता, लेकिन अर्थ रहा है घूम, है ना। तो अब क्या होगा, जाना था यहाँ पे, जाना था यहाँ पे, लेकिन चला गया यहाँ पे। बात समझ रहे हैं, वो जो इधर की ओर का डायरेक्शन था, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, हम जानते हैं कि अर्थ के इस मोशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन लेके आता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन लेके आता है। तो जो जाना था इस हवा को यहाँ पे, वो यहाँ ना जा करके, अगर सीधा चलता तो वो यहाँ पहुंच जाता, लेकिन वो ऐसा चला और आके यहाँ गिर गया। यानी देखिएगा कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर कम हुआ। उसको हम अपने डायग्राम में बनाते हैं। ये हाई प्रेशर का हवा आकर के इस जगह पे कहीं पे गिर गया। आरवी ओके सो फार, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे फिर इंटरप्लेन मोशन हुआ है, ऊपर की हवा नीचे गई है। अब बताइए प्रेशर कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा, ऊपर में लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ की हवा गई है, और जहां पे गया है वहां पे हाई प्रेशर। यहां तक डिराइव कर रहे हैं। अब ये हाई प्रेशर से हवाएं आउटवर्ड इधर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगी और इधर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगी। ये लो प्रेशर इधर से हवाओं को अट्रैक्ट करेगा और इधर से हवाओं को अट्रैक्ट करेगा। गौर कीजिए,
कि इधर वाला एक सर्कुलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हवा जो कि इक्वेटर से उठा था, ये ऊपर जा करके नीचे गिर करके अब वो वापस एक साइकिल को कंप्लीट कर दे रहा है, और इसी के साथ हमारा एक सेल बन गया। इस सेल को हमने नाम क्या दिया? हेडली सेल। आसान नाम है। अब आगे आइए, इस जगह पे हाई प्रेशर है, यहां पे भी हाई प्रेशर है, यानी कि असल में हो क्या रहा है कि इस पॉइंट से भी हवा इधर की ओर आउटवर्ड जाने का कोशिश कर रहा है, और इस पॉइंट से भी हवा आउटवर्ड जाने का कोशिश कर रहा है। बीच में दोनों हवाएं टकराएंगी, और टकराव के कारण एक तीसरा सर्कुलेशन भी फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहां टकराव से, अब देखो गर्म और ठंडी हवा, कभी भी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको फ्रंट्स कहते हैं। कभी भी ऐसा हो कि गर्म हवा और ठंडी हवा अगर टकराए, तो इस टकराव में ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर फेंक देता है। ये गर्म हवा जाके ठंडी हवा को मारे तब भी गर्म हवा ऊपर फेंकाएगा, और अगर ठंडी हवा जाकर के गर्म हवा को मार दे तो भी गर्म हवा ऊपर फेंकाएगा। साइकिल और ट्रक की अगर टक्कर होगी तो चाहे ट्रक साइकिल को मारे चाहे साइकिल ट्रक को मारे, साइकिलें ऊपर जाएगा, क्योंकि गर्म हवा का डेंसिटी ठंडी हवा से कम है ना। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा हो रहा है, इधर से ध्रुव से आने वाली हवाएं और इधर से आने वाली हवाएं टकरा रही हैं, और यहाँ से अपलिफ्टमेंट हो रहा है ऊपर की ओर। अब यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि इंटरप्लेन मोशन हो रहा है। प्रेशर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा होगा? नीचे क्या लिखे हैं यहाँ पे? लो प्रेशर, क्योंकि नीचे की हवाएं ऊपर गई हैं, और जहां पे गई हैं हाई प्रेशर, है ना। और इसी के साथ हमारे 3 सेल्स कंप्लीट हुए। सेकेंड सेल को हम नाम देंगे फेरल सेल, और थर्ड सेल को हम नाम देंगे पोलर सेल। इसको ऑर्डर में ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप जो है पहले इक्वेटर और ये ध्रुव से शुरू कीजिए, और इक्वेटर को निकालिए, बीच में गिराइए। आज आपको हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, जिस तरीके से अभी आपके आंख के सामने हम डिराइव किए हुए हैं, डेरिवेशन किए हुए हैं, आप घर जाइए और इसको अपने से डिराइव करने का प्रयास कीजिए। अगर डेरिवेशन करने में दिक्कत होता है तब कॉपी पलट के देखिए, या फिर उसमें भी दिक्कत होता है तब रिकॉर्डेड क्लास को जाकर के फास्ट में देख लीजिए, लेकिन इसको खुद से कीजिए। ये अंडरस्टैंड कीजिए कि अर्थ के जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें ये सेल्स कौन कौन हैं और कैसे बन रहे हैं, है ना। कैसे बना, यहाँ का तो बात समझ में आ रहा है। ये हवा जाके यहाँ गिर गया, है ना। यहाँ पे हाई प्रेशर बना दिया, फिर इधर से जाने वाली हवा और इधर से आने वाली हवा यहाँ पे टकरा जा रहा है, ये हवा ऊपर चला जा रहा है। इस तरीके से ये सेल्स बन रहे हैं। तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर लेयर से बना है। अर्थ का जो लोएस्ट एटमॉस्फेयर है उसमें लेयर्स, उस लेयर के अंदर में सेल्स बने हुए हैं। इस तरीके के सेल बने हैं जिसमें क्लोज्ड लूप सर्कुलेशन हो रहा है। ये लोअर ऊंचाई पे सरफेस लेवल पे भी हो रहा है और हायर एल्टीट्यूड पे भी हो रहा है। एक घुमा हुआ सिस्टम चल रहा है। आर बी ओके सो फार? अगले टॉपिक पे आते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ। सेल्स समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत नहीं है? लेट्स अंडरस्टैंड प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ। प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ क्या होता है? ऊपर की बात छोड़ो, हम लोग इंसान जो सतह पे रहते हैं, अगर वो हम इंडिया में अगर यहाँ पे खड़ा रहें और यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापें, या फिर हम यहाँ पे नाइजीरिया में खड़ा रहें, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापें, या फिर हम इक्वाडोर में खड़ा रहें, वहाँ पे हम वहाँ का प्रेशर नापें, तो अगर थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम अर्थ के सबसे लोएस्ट लेवल के नीचे में खड़े हुए हैं, तो सब जगह प्रेशर तो बराबर होना चाहिए, है ना। सो डू यू विजुअलाइज? देखो ज्योग्राफी विजुअलाइजेशन का पेपर है। अगर ज्योग्राफी आंख बंद करने पे दिखाई पड़ता है तब पेपर पे मास्टरी है, वरना ये कॉफी पोथी का पेपर नहीं है, ठीक है ना। देखो, प्रेशर को विजुअलाइज करो। तुम लेटे हुए हो, ठीक है ना, लेटे हुए हो। आप में से कितने लोग हैं जिनको कि जाड़ा बीत जाने के बाद एक आध सप्ताह का समय लगता है हमारी तरह अडेप्टेशन के लिए, रजाई छोड़ के बिना रजाई के आने में दिक्कत होता है ना। लेट मी विजुअलाइज यू प्रेशर। तुम ऐसे लेटे हुए हो, आराम से लेटे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे ऊपर एक कंबल डाले, उसके ऊपर एक रजाई डाले, उसके ऊपर दूसरी रजाई डाले, फिर तीसरी रजाई डाले, तुम अंदर में कुछ महसूस कर रहे हो?
क्या महसूस कर रहे हो? दैट इज प्रेशर। ऊपर का चीज जब मास नीचे वाले को दबा रहा होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। हम जो अभी सतह पे बैठे हुए इंसान हैं, ऊपर जितना भी एयर है इसका वजन नीचे ग्रेविटी के इंपैक्ट में दबा रहा है, एंड वी आर फीलिंग प्रेशर। एटमॉस्फेयर का जो ऊपर का लेवल है वो नीचे दबा रहा है। यही कारण है कि हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे प्रेशर घटता जाएगा, और पृथ्वी में ड्रिल करके नीचे घुसते जाएंगे या पानी में नीचे चलते जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि सतह पे है तो खाली हवा दबा रहा है, पानी के नीचे गए तो ऊपर वाला हवा प्लस ऊपर वाला पानी अब ये भी दबा रहा है, एक कंबल और डालने वाली बात हो जा रही है ना। तो प्रेशर जो है हमारे पास अर्थ पे वैसे तो सरफेस लेवल पे एक होना चाहिए, क्योंकि वो हाइट वाइज एक जगह पे है, बट दैट इज नॉट द केस। आप क्या देखेंगे कि अर्थ पे हम अलग अलग सरफेस पे बैठे हैं, तो भले ऊपर का एटमॉस्फेयर सबके ऊपर उतना ही है, लेकिन हम क्या देखेंगे कि अलग अलग प्लेसेस पे हम अलग अलग प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं। वो कहां से आ रहा है? वो यहीं से आ रहा है। इस इमेज पे जो अभी हमने काम किया, इसको अगर हम सीधा करने की कोशिश करें, और देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग में मेंटल इमेजिनेशन करना पड़ेगा, इसको हम सीधा करने की कोशिश करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये इक्वेटर है, यहां सरफेस पे कैसा प्रेशर है? यानी कि ये लो प्रेशर सिर्फ इसी पॉइंट पे नहीं है, बल्कि ये पूरे 0 डिग्री पे है ना। यानी कि अगर हम ऐसा करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो इक्वेटर वाला पॉइंट है, यहां पे एक लो प्रेशर का बेल्ट है, इससे थोड़ा इधर चलिएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, फिर एक पॉइंट आगे चलिएगा तो थोड़ा ऊपर में हमको एक और बेल्ट पड़ने वाला है, लेकिन ये कैसा प्रेशर का बेल्ट है? यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि ऊपर की हवाएं नीचे गिरी थी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो प्रेशर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर जब हम इस जगह पे खड़े हैं तो अगेन किस तरीके का प्रेशर है? लो प्रेशर। यानी कि ये जो ऊपर का हम इस जो अभी सेल समझे, इसमें हम सरफेस लेवल फेनोमेना को भी देखे और ऊपर वाले हाई एल्टीट्यूड फेनोमेना को भी देखे। ये दोनों असल में एक ही सर्कुलेशन का पार्ट है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को भूल जाइए। अगर सिर्फ नीचे वाले पार्ट को देखें तो आप क्या पाएंगे कि ये जो पूरा इक्वेटर वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक लो प्रेशर का बेल्ट है। यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट का है कि यहाँ का हवा सेल बना रहा है। सेल्स देखिए पूरे जगह बन रहे हैं, है ना। तो ये जो लो प्रेशर का बेल्ट है, ये थ्रू आउट इक्वेटर बैठा हुआ है। उसके बाद इक्वेटर से जो हवा, जो सेल का जो ये वाला पार्ट गिरा था, वो थ्रू आउट इस बेल्ट में जो है वो हाई प्रेशर बना रहा है। इस लो प्रेशर बेल्ट और इस हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में न्यूट्रल स्पॉट है, बीच में एक रनिंग ग्राउंड है जहां पे कि कोई प्रेशर सिस्टम नहीं है, एक न्यूट्रल स्पॉट है। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे? इसके बाद फिर एक रनिंग ग्राउंड है और एक लेयर और है ऊपर में हाई प्रेशर का बेल्ट। यानी अब पृथ्वी के सतह को, हम सिर्फ पृथ्वी के सरफेस को देखें, अगर हम सिर्फ पृथ्वी के सरफेस को देखें तो वी विल गेट आवर सेल्फ टू दिस इमेज। हम यहाँ पे आएंगे, हम क्या देखेंगे? इक्वेटर के पास में लो प्रेशर बेल्ट है। अभी इन छोड़ो, ये अभी कंफ्यूज कर रहा है, लेट्स डिराइव दैट, हम ही बना देते हैं। और जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनके लिए प्रो टिप, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में डायग्राम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ना। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो विजुअल सब्जेक्ट है, डायग्राम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, डायग्राम में नंबर होता है। चलिए, तो ये हमारा अर्थ है। बहुत बढ़िया कलाकार नहीं है हम, लेकिन हमको कोई प्राइज भी नहीं जीतना है, काम कीजिए। आई होप कि आप हमसे बढ़िया ड्रॉ कर सकते हैं, हम बस यही आशा करेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेटर के पास में हमको जो बेल्ट मिला वो कौन था? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। पूरा नाम बोलेंगे, है ना। आगे से हम इन नामों से ही इन स्पॉट्स को समझेंगे, समझ रहे हैं? तो नाम जानना जरूरी है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उसके बाद ऊपर और नीचे ध्यान में रखें कि जो हमने सेल्स देखे थे, अर्थ पे कितने हेडली सेल बनेंगे? हमने डेरिवेशन में तो एक ही बनाया था, लेकिन हम तो केवल एक साइड देखे ना। इक्वेटर के हम एक साइड देखे हैं, इक्वेटर के दूसरे साइड दूसरा हेडली सेल भी है। यानी अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में 2 हेडली सेल बन रहे हैं, 2 पोलर सेल बन रहे हैं और 2 फेरल सेल बन रहे हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक और साउदर्न हेमिस्फीयर में एक, है ना। तो एक ऊपर में बेल्ट बनेगा और एक नीचे में बेल्ट बनेगा, दोनों का नाम दे दें। इसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल।
सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिक के किनारे में है। ज्योग्राफी में हम सब कब कहते हैं, जब मार्जिन या किनारे वाले इलाके में होगा। तो सब ट्रॉपिकल या सब पोलर अगर हम कह रहे हैं तो मतलब ट्रॉपिक के कोना वाले इलाके में या पोल के कोना वाले इलाके में। तो लोकेशनिंग को हम ज्योग्राफी में इस तरीके से करते हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल एचपी, उसी तरीके से सब ट्रॉपिकल एचपी, उसके ऊपर में दो बेल्ट और मिलेंगे हमको, सब पोलर एलपी और सब पोलर एलपी। पोलर जोन के किनारे में है ना। देखो अर्थ को हम जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा रहे थे तो अर्थ को हम लोग हीट जोन में कैसे तोड़े थे। ये ट्रॉपिकल इलाका हुआ, 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, सबसे अर्थ का हॉटेस्ट इलाका है, 0 डिग्री बीच में से गुजर रहा है। उसके ऊपर वाला इलाका टेम्परेट हुआ, उसके ऊपर वाला पोलर हुआ। तो अगर ये ट्रॉपिक्स है, अगर ये ट्रॉपिक्स है तो ये सब ट्रॉपिक है, ये अगर पोलर है तो ये सब पोलर है। बात समझ रहे हैं। तो सब पोलर लो प्रेशर दो जगह होगा। उसके बाद आइए हमारे पास पोलर हाई, ऊपर के जगह पे यहाँ पे एचपी होगा हाई प्रेशर, और नीचे में भी पोलर हाई। पोल्स पे हाई प्रेशर होते हैं, राइट। वो तो हम लोग का डेरिवेशन ही शुरू वहां से हुआ था कि पोल के सरफेस पे कैसा बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। कंडीशन वाइज पोल पे कैसा बन रहा है और इक्वेटर पे कैसा बन रहा है, स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी बताइए। क्विक क्वेश्चनिंग, पोल्स पे स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगा या इनस्टेबिलिटी ज्यादा बनेगा? स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी कोल्ड कंडीशन में बनता है जहां सरफेस पे हाई प्रेशर और ऊपर लो प्रेशर हो, और इक्वेटर पे क्या ज्यादा बनेगा, इनस्टेबिलिटी ज्यादा बनेगा। अगर हम डायरनल वेरिएशन लेकर के आ जाए, दिन के समय में ज्यादा क्या बनेगा, रात के समय में ज्यादा क्या बनेगा? रात में ज्यादा स्टेबिलिटी होगा और दिन के समय में ज्यादा इनस्टेबिलिटी होगा, क्योंकि हीट है। अगर हम सीजनल वेरिएशन आपसे पूछे कि स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी का, समर सीजन में ज्यादा क्या बनेगा और विंटर सीजन में क्या बनेगा? यू गेट द पॉइंट। ये जो सेटअप्स हैं वो टेम्परेचर बिहेवियर के कारण बन रहे हैं ना। चलिए, तो ये हमारे पास बेल्ट्स हैं। अब यहां से डेरिवेशन का काम चालू करते हैं। देखिए विंड्स, पवन, पवन विंड क्या होता है, विंड एक मीडियम स्पीड से फ्लो कर रहे एयर को कहते हैं। स्टेशनरी एयर इज नॉट विंड। अगर कोई एयर स्लो स्पीड से या मीडियम स्पीड से अगर मूव कर रहा हो तो उसको हम विंड कहेंगे। इसके स्पीड्स अगर पिकअप कर जाएंगे तो विंड से वो फिर हम थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, उसका ग्रेडेशन दूसरा चेंज करते जाएंगे। विंड जो है एक एयर का मोशन है जो कि मध्यम चल रहा है। अब सवाल यह है कि हवा को क्या पड़ा है, काहे जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह। हम इंसान तो बेवकूफ है, कभी यहां से बाजार जाएंगे, कभी बाजार से घर आएंगे। हवा को क्या पड़ा है कि एक जगह से दूसरा जगह काहे जा रहा है? वो प्रेशर पॉइंट्स को चेज कर रहा है ना। एक जगह पे और वो सेम लेवल पे मूव कर रहा है, वो सेम प्लेन में मूव कर रहा है। एक जगह पे हमारे पास हाई प्रेशर का पॉइंट डेवलप हुआ है, वहां से आउटवर्ड मोशन हो रहा है, और एक जगह पे लो प्रेशर का पॉइंट हो रहा है, वहां पे इनवर्ड हो रहा है। तो कहीं पे भी अगर नेचर में अगर पवन चल रहा है तो वो क्यों हो रहा है? दो प्रेशर पॉइंट्स के बीच में हवा चलने की कोशिश कर रहा है। ये पवन जो है वो इन प्लेन है, यानी एक ही प्लेन में चल रहा है, वो वर्टिकल मोशन नहीं है। यहां तक क्लियर है? अब आइए देखिए कि अर्थ पे अगर हम ये कहें कि बेल्ट्स ऐसे बने हुए हैं, तो अब जो हाई प्रेशर के पॉइंट्स हैं यहां से हवाएं आउटवर्ड जाने की कोशिश करेंगी, यानी ये हाई प्रेशर के पॉइंट से हवा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर और ये हाई प्रेशर। यहां तक सभी समझते हैं? लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब लगाइए कोरियलिस, और रूल याद क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। यहां ऊपर में आते हैं, यहां पे हवाओं को चलना कैसे चाहिए था? ऊपर के हाई प्रेशर से नीचे के लो प्रेशर की ओर चलना चाहिए था। यानी अगर घड़ी को डायरेक्शन के लिए माने तो हवाओं को चलना चाहिए था 6 बजे के डायरेक्शन में, 6 बजे नीचे पड़ता है ना। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियलिस लगेगा तो कैसा डिफ्लेक्शन लाएगा? क्लॉकवाइज। 6 बजे से क्लॉकवाइज होगा तो कैसा दिखेगा? 7 बजे। यानी हवाएं जो हैं कुछ इस तरीके से स्लैंट हो जाएंगी। नीचे आइए,
उसके नीचे, यहां से हवा ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था 12 बजे के डायरेक्शन में। अभी भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। कोरियलिस का डिफ्लेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज, यानी कि 12 बजे से ये 1 बजे के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। यानी इस इलाके में जो हवाएं चलती हैं वो कुछ ऐसी चलती है। इससे नीचे आइए, अभी भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं और हवाओं को चलने का प्रयास है 6 बजे के डायरेक्शन में, 7 बजे के डायरेक्शन में। यानी इस इलाके में हवाओं का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना। वापस नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में गौर करें, यहां भी हाई प्रेशर है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन है दक्षिणी गोलार्ध में। तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा? 11 बजे एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते तो इधर की ओर होता, लेकिन चूंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इधर की ओर हो रहा है। यानी इस इलाके में हवाएं कुछ ऐसी चलती हैं। इसके ऊपर आइए, इसको डील करते हैं। 6 बजे के डायरेक्शन में चलना चाह रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन 5 बजे, यानी ये कुछ इस डायरेक्शन में स्लैंट होंगी। ऊपर देखते हैं, ये कुछ 12 बजे के डायरेक्शन में चलने का प्रयास कर रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट। चलिए अब एक बार हम लोगों ने क्या किया उसको अब ओवरव्यू में देखते हैं, है ना। हम लोगों ने एक कंपोजिट इमेज अभी तैयार किया अर्थ के एटमॉस्फेयर का। हम क्या जानते हैं? अर्थ लेयर्स में बना हुआ है, उनमें जो लोअर लेयर है उसमें सर्कुलेशन के सेल्स हैं। ये सर्कुलेशन के सेल सरफेस लेवल पे भी हैं, हाइयर एल्टीट्यूड पे हैं। इन्हीं सेल के प्रभाव में अर्थ के सरफेस पे प्रेशर के बेल्ट बनते हैं। इन प्रेशर बेल्ट्स के बीच में अर्थ पे सालों भर परमानेंट विंड चलता है। और विंड क्यों चल रहा है? वो एक प्रेशर के से दूसरे प्रेशर के बीच में न्यूट्रलाइज करने के लिए चल रहा है। और इन विंड्स को हम प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, ग्रहीय पवनें कहते हैं। ये वैसी पवनें हैं जो पूरे अर्थ लेवल पे चल रही हैं, बड़े मैसिव स्केल पे बहुत दूर पे चल रही हैं और फिक्स डायरेक्शन में चल रही है। इनका डायरेक्शन क्या है हमने जस्ट अभी अभी डिराइव किया। एंड आई विल इनवाइट कि आज घर जाइए और प्रैक्टिस में आप खुद से इस पूरे चीज को फिर से डिराइव कीजिए, मेक योर ओन, है ना। तो पृथ्वी पे हवाएं चल रही है। अगली बात पे आते हैं, तो सरफेस पे हमको ये हवाएं चल रही है। हवाओं का सिर्फ 2 नाम हो सकता है। एक नाम या तो पूर्वैया हो सकता है या तो पछुआ हो सकता है, ईस्टर्लीज हो सकते हैं या तो वेस्टर्लीज हो सकते हैं। हवाओं के नाम रखे जाते हैं कि किस डायरेक्शन से आ रहा है, केने जा रहा है नहीं, केने से आ रहा है। और केने से आ रहा है ये सिर्फ 2 ही दिशा हो सकती है, चाहे तो पूरब से आ रहा है चाहे तो पश्चिम से आ रहा है। नॉर्थ साउथ को कैलकुलेट नहीं करना है। अगर इतना आपको बोले तो अब जरा इधर इन दोनों हवाओं पे गौर करें, यहां जो चल रही हैं और यहां जो चल रही हैं। ऊपर वालों हवाओं को बताइए कि ये ईस्टर्ली है या वेस्टर्ली है, ये पूरब से आ रहा है या पश्चिम से आ रहा है। भाई राइट साइड ईस्ट होता है, हमको मैप में पोजीशनिंग समझ में आता है ना। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ये हवाएं अगर हम नॉर्थ साउथ नहीं बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे? ईस्ट से आ रही है, तो इन हवाओं को हम ईस्टर्लीज कहते हैं, ठीक है। अब इस हवा को देखिए और इस हवा को देखिए, इन दोनों को देखिए, ये कैसी हैं? ये वेस्टर्लीज है। नॉर्थ साउथ नहीं बतिया सकते हैं, ईस्ट या वेस्ट ही बतिया सकते हैं। तो दीज आर वेस्टर्लीज। और अगेन इस हवा और इस हवा पे आइए, ये दोनों हवाएं भी कैसी हैं? ईस्टर्लीज है। तो अर्थ पे ग्रहीय पवनें कैसी चल रही हैं? इक्वेटर के 2 साइड में ईस्टर्लीज पड़े हुए हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्लीज और साउदर्न ईस्टर्लीज उनको बोल सकते हैं। 2 और ईस्टर्लीज है, अर्थ पे 4 ईस्टर्लीज चल रहे हैं, एक पोलर नॉर्थ पोल के ईस्टर्लीज और एक साउथ पोल के ईस्टर्लीज। और अर्थ पे 2 वेस्टर्लीज के बेल्ट चल रहे हैं टेम्परेट वाले रीजन में, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक साउदर्न हेमिस्फीयर में। बात समझ रहे हैं?
यूपीएससी के मेंस में ये एक क्वेश्चन आया था। पास्ट ईयर का भी आप लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ही। हम बहुत ज्यादा हिंट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यू विल गेट कि फ्रेमवर्क कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन ये आया था कि क्वेश्चन दूसरा आया था, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, हम उसको एक मॉडिफाइड वर्जन दे रहे हैं कि व्हाई डू यू थिंक इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट इज मोर इम्पैक्टेड बाय साइक्लोन्स देन वेस्टर्न कोस्ट। ऐसा क्यों होता है कि भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा चक्रवात या तूफानों से प्रभावित होता है? ऊपर क्या चल रहा है भाई? हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, है ना? तो यानी हमारे ऊपर ईस्टर्लीज मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर बे ऑफ बंगाल में अगर साइक्लोन बनेगा, ऊपर से चलती हुई हवा उसको बंगाल उड़ीसा इधर लेके आ जाएगी, लेकिन हमारे पास अरेबियन सी में अगर साइक्लोन बनेगा तो दैट इज मोर लाइकली कि उसको लेकर के सऊदी अरेबिया साइड चले जाएंगे, क्योंकि इस साइड में ईस्टर्लीज चल रहे हैं। इसका एक और इंपैक्ट हमने देखा था। व्हाट वाज दैट? इसका एक और इंपैक्ट हमने देखा था। हम लोग जब ओशियनोग्राफी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने गौर किया कि अर्थ पे जो ट्रॉपिकल इलाका है, इसमें जो अधिकांश मरुस्थल हैं, जो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स हैं, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे लाई करते हैं, है ना? जैसे आप यहाँ पे देखेंगे भारत का मरुस्थल वेस्ट साइड में है, इधर देखिएगा अफ्रीका का मरुस्थल वेस्ट साइड, देखिएगा इधर वेस्ट साइड में है। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल देखिएगा तो पूरा भरा है, पश्चिम मरुस्थल है। ये कॉमन जो अर्थ के ऊपर हम जो पैटर्न देख रहे हैं कि डेजर्ट्स लाई टू द वेस्ट, इसके पीछे दो कारण जिम्मेवार हैं। एक कारण क्या है? वो आधी कहानी सागर के अंदर पड़ी है। जब हमने सागर को पढ़ा तो हम क्या देखे कि यहाँ के कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड से कोल्ड करेंट्स पास कर रहे हैं, और किसी भी इलाके से कोल्ड करंट पास होगा तो बगल में मरुस्थल बना देगा, क्योंकि ठंडापन शुष्की लाता है। जाड़े के दिनों में आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है, राइट? तो जाड़ा तो वो उसका असर है, लेकिन वो सिर्फ अधूरी कहानी है। दूसरी कहानी क्या है? चूंकि ट्रॉपिकल इलाकों में ओवरऑल विंड का पैटर्न जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है। इस चलते हम क्या देखेंगे कि जब सागर से पानी लेकर के बादल आ रहा होगा तो पूरब वाले इलाके में ज्यादा पानी गिराएगा, लेकिन जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा है उसका वाटर कंटेंट कम होता जा रहा है, और वेस्टर्न इंड पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा। भारत में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जो पूर्वी राज्य हैं वहां ज्यादा पानी होता है, और जो पश्चिमी राज्य हैं उनके पास पानी कम होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक दुविधा भी हाईलाइट करना चाहेंगे। एग्रीकल्चर के पॉइंट से भारत का पश्चिमी भारत पूर्वी भारत की अपेक्षा ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और ज्यादा एग्रीकल्चरल आउटपुट रखता है, ज्यादा बेहतर है। पूरब के पास संसाधन बढ़िया है, लेकिन पश्चिम वाला इससे बढ़िया काम कर रहा है। हम लोग जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इन एस्पेक्ट्स को जब एनालाइज कर रहे होंगे तब हम उसके ऊपर बात करेंगे, ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन का मामला क्या है, राइट? तो वापस आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर। अर्थ के ऊपर ये प्रेशर बेल्ट्स के बीच में ये विंड्स चल रहे हैं, है ना? तो ये विंड्स का इन्फ्लुएंस होता है कि किधर से आएगा, यहां तक हम बातों को समझ रहे हैं, राइट? इनके इन विंड्स के कुछ लोकल कुछ मतलब पॉपुलर नाम भी है। जैसे कि जो जो इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज हैं ऊपर और नीचे वाले, इन दोनों को ज्वाइंट रूप से ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ट्रेड विंड्स इस चलते कहते हैं क्योंकि लोग इधर से जो है वो पाल, आज के समय वाले मोटर वाले डीजल वाले जहाज नहीं हुआ करते थे, आप पाल टांगते थे, कपड़े का टुकड़ा टांगते थे और चलती हुई हवाओं के साथ आप चला करते थे। तो चूंकि उस समय के व्यापार के लिए इनका यूज होता था, इस चलते इनको ट्रेडविंड्स नाम दिए हुए हैं। आप नोट्स को एक बार ढंग से सिलसिले पढ़ जाइएगा, उसमें जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे जो वन लाइनर जो मुद्दे हैं उसमें पड़े हुए हैं। हॉर्स लैटिट्यूड किसको कहते हैं, डोल्ड्रम किसको कहते हैं, ये कुछ एनसीईआरटी 6-7 ग्रेड की चीजें, वो भी आप पकिया रखिएगा, है ना? तो ये हुआ अर्थ के ऊपर में प्रेशर सिस्टम और अर्थ का विंड सिस्टम। आर वी ओके ऑन दैट, है ना? ऑल राइट।
तो अब तक जरा रिकैप्सुलेट करें कि हमने क्या क्या देखा। हमने सर्कुलेशन सेल्स को देखा, 3 सेल को देखा कि एटमॉस्फेयर में बन रहा है, उनके पोजीशनिंग को हम समझते हैं, नीचे ऊपर समझते हैं। आप समझ रहे हैं कि ऊपर जो हो रहा है वो सरफेस पे रहने वाले हम मानवों को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो ऊपर का चीज हो रहा है। नीचे पे जो मोशन हो रहा है वो हम मानवों को प्रभावित कर रहा है, वो नीचे वाला पार्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो सेल्स हम लोग समझे। दूसरा चीज प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ समझे कि सेल के कारण ही अर्थ के ऊपर जो है वो कुछ प्रेशर के बेल्ट समझते हैं। तीसरा चीज हम लोग समझे प्लैनेटरी विंड्स ऑफ द अर्थ। ये जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से एक के कारण दूसरा और डिराइव करते हुए, है ना। अगला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो इस ग्रुप से, ये तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट का ग्रुप था, उससे थोड़ा हटके हम उसके साथ में संबंध भी जोड़ेंगे। वो क्या है? लेट्स टॉक सीजन्स। डू वी अंडरस्टैंड सीजन्स? मौसम हम समझते हैं क्या? अर्थ के देखिए एक बार सीजन का एक बार ब्रॉडर नजरिया समझ लीजिए। देखिए अर्थ कैसा है, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, यानी कि उसको होना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है वो अपने एक्सिस पे टिल्ट हो गया है। हम जानते हैं कि ये टिल्टिंग क्यों हुआ है। अर्थ के फॉर्मेशन के हिस्ट्री में एक दूसरा ग्रह था जिसका नाम था थिया, वो आता है और अर्थ और थिया के बीच में कोलिजन होता है। इस कोलिजन के इंपैक्ट में थिया का बड़ा भाग पृथ्वी के साथ टकरा के रह गया, लेकिन थोड़ा सा पार्ट डिफ्लेक्ट करके बाहर निकल गया, जिसको आज जो है हम चंदा मामा के नाम से जानते हैं। ये थिया का बचा हुआ पार्ट है जो अर्थ से टकराने के बाद निकल करके अर्थ के ऑर्बिट के किनारे में आ गया, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। इस टकराव ने एक दूसरा काम भी किया, और वो अर्थ पे लाइफ के लिए एसेंशियल है। अर्थ पे लाइफ नहीं आता, वो क्या किया, अर्थ को अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टेढ़ा कर दिया, है ना। तो अब अगर हम सन के सामने अर्थ के मोशन को, अगर हम प्लैनेटरी मोशन को प्लॉट करें तो कुछ ऐसा दिखता है। हम जानते हैं कि जो ऑर्बिट के पाथ होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते हैं, इलिप्टिकल होते हैं। उनमें 2 स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो कि सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, और 2 स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो कि सबसे फारदेस्ट होते हैं, है ना। इस पॉइंट को अगर चांद के साथ कॉन्फ़िगरेशन है तो पेरिजी और एपोजी कहेंगे, अगर सन के साथ कॉन्फ़िगरेशन है तो पेरीहेलियन और एपीहेलियन कहेंगे। तो हेलियन वर्ड करेंगे जी के जगह पे। पास वाला पी ध्यान रखिएगा, ये पी वाला है, पेरी का पॉइंट है, और ये जो है सो हमारे पास पेरीहेलियन और ए का पॉइंट है ना, ए वाले फास्टेस्ट वाले पॉइंट। अब अर्थ को समझिए कि अर्थ यहाँ पे कुछ ऐसा है, और ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, समझिएगा। अर्थ यहाँ पे कुछ ऐसा है। अर्थ जब मूव करते हुए साल के इस जगह पे बैठा है तो कुछ ऐसा है, जब अर्थ यहाँ पे आ गया तो कुछ ऐसा है, और अर्थ जो यहाँ पे आ गया तो कुछ ऐसा है। उसका जो इंक्लिनेशन का ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होने वाला है। दिस इज वेरी क्रूशियल। ये नहीं होता तो अर्थ पे सीजन नहीं होते। बात समझिए क्या। अगर लेट्स से कि लेट मी टेक अ डेमो। किसी के पास टॉर्च है क्या? एनीबॉडी हैज अ टॉर्च? फोन का टॉर्च दे दो तो दैट विल, रुको मैं ले आता हूं। हमारा टॉर्च जो है फॉर द रेफरेंस सन होने वाला है ना, और सन से आने वाले लाइट को हम लोग ट्रैक करने वाले। लेट्स से कि ये सब पृथ्वी की कहानी नहीं हुई होती ना, तो पृथ्वी इस कॉम्प्लिकेटेड पाथ पे घूम रहा होता। क्या होता कि यहाँ पे हमारा सन पड़ा हुआ है और पृथ्वी सीधा, टेढ़ा नहीं, हम सीधा करके रखे हुए हैं, सीधा जो है सो सन के सामने पड़ा होता। अगर कोई और डायनेमिक्स इन्वॉल्व नहीं होते तो इस शेप के कारण होता क्या कि अर्थ का जो मिडिल इलाका है ये टू हॉट हो जाता कि यहाँ पे जीवन नहीं हो सकता है, और अर्थ का जो दूसरा इलाका है वो टू कोल्ड हो जाता जहां पे जीवन नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि ओशियन के पास एक सीक्रेट है इसको न्यूट्रलाइज करने का।
है ना। वो ओशियन अपने अंदर में अर्थ का टेम्परेचर बैलेंसिंग करता है। कैसे करता है? समुद्र पृथ्वी का ताप नियंत्रण कैसे करता है? अर्थ का एयर कंडीशनिंग कहाँ है? पानी के अंदर। करेंट्स। करेंट्स क्या कर रहे होते हैं? यहां से वार्म करंट ऊपर ठंडे इलाके में जा रहा है, ऊपर से कोल्ड करंट गर्म इलाके में आ रहा है, वो टेम्परेचर बैलेंसिंग कर रहा है। समुद्र के अंदर जब करंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, वो ग्रेड नहीं बदला है, ध्यान रहे, वो बदलना चाहिए, आपका क्यूमुलेटिव लेवल वो है। खैर एनीवे, हमारे पास वो एक फैक्टर है जो कि अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस कर रहा है। लेकिन लेट्स से कि अभी के लिए हम वो समुंदर के अंदर का वो सीक्रेट उसको नीचे छोड़ते हैं। अगर चीजें स्टेशनरी होती, सिर्फ ऐसा होता, तो क्या होता कि एक इलाका बहुत गर्म हो जाता, एक इलाका बहुत ठंडा हो जाता, यानी कि सीजन्स नहीं होते। व्हाट इज अ सीजन? एक मौसम क्या है? मौसम अरेबिक वर्ड है। मौसम का मतलब होता है समथिंग दैट चेंजेस। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, बॉलीवुड में ज्ञान है, बात समझ रहे हैं ना। तो व्हाट इज मौसम? मौसम इज समथिंग दैट चेंजेस, और एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में बदलने वाले बदलाव को हम मौसम कहते हैं। यानी कि अभी के समय क्लाइमेटिक कंडीशन ये है कि बारिश हो रहा है, अगले साल एक साल बाद इसी समय में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां होंगी, इसके बाद जाड़ा होने वाला है, अगले साल वो फिर रिपीट होकर के आएगा। तो ये जो साइक्लिक वेरिएशन ऑफ जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यह सीजन है। एक समय में गर्मी ज्यादा हो जा रहा है तो वो गर्मी बना रहा है, एक जगह गर्मी कम हो रहा है तो ठंडा हो रहा है। सीजन होने के लिए हीट का वेरिएशन थ्रू द ईयर होना जरूरी है, बात समझिएगा। यानी कि ये इस सर्कुलर पाथ के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि अलग अलग जगह पे उसका असर अलग अलग होना है, तभी ना साल में सीजन बदलेगा। लेट्स अप्लाई कॉमन सेंस, है ना। तो ये सीजन्स हो कैसे रहे आखिर? फिर कभी ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी किसी इलाके में टेम्परेचर ज्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पे आइए, देखिए फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन पे आप गौर कीजिए। यहां ये वाली परिस्थिति, इस परिस्थिति पे आप गौर कीजिए, है ना। ये परिस्थिति कैसा दिख रहा है, हम इसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और गौर कीजिएगा कि ये परिस्थिति इस परिस्थिति से कैसे अलग है। हम दोनों परिस्थितियों को बना रहे हैं। पहले इस कंडीशन को लेट से कि हम ए कंडीशन कह दें, और इस कंडीशन को हम बी कंडीशन कह देते हैं, लेट से, है ना। ए कंडीशन कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, और बी कंडीशन कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। क्या अब आप सीजन्स होते हुए देख रहे हैं, है ना। एक समय में जब सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर ज्यादा है, तो यहां गर्मी का क्वांटिटी बढ़ा दे रहा है, यहां ठंडा कर दे रहा है। यानी अर्थ पे सीजन्स कोई एब्सोल्यूट फिनोमेना नहीं है। सीजन अर्थ के लोकेशन स्पेसिफिक है। अर्थ पे गर्मी और सर्दी एक साथ होता है, बस अलग अलग जगह पे हो रहा होता है ना। क्योंकि अगर कहीं पे डिफिशियंसी करना है तो कहीं पे एक्स्ट्रा कीजिएगा, कहीं ज्यादा करना है तो कहीं से कम होगा, तबे तो होगा, है ना। तो इस कंडीशन में सन जो है वो ऐसा दिख रहा है, यानी कि सन जो है वो ज्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर में जाड़ा है। आई वॉन्ट यू टू वॉच द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। आप गौर कीजिए कि दिन और रात की, नॉर्दर्न और हेमिस्फीयर में दिन और रात की लंबाई का क्या डिफरेंस है। जहां तक आप लाइट देख रहे हैं वहां पे दिन है, जहां पे आपको अंधेरा दिख रहा है वहां पे रात है। क्या आप नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात के बीच में क्या आप हमको कुछ कंपैरेटिव बता सकते हैं? यहां दिन ज्यादा है, यहां रात ज्यादा है, समझ रहे हैं। जाड़े के दिनों में चूंकि सन, अब चूंकि यहां आप विजुअलाइज कर सकते हैं, देखिए इधर कितना शैडो रीजन बन रहा है, ऊपर कितना लाइट का रीजन बन रहा है। जो लाइट का रीजन है वो डे वाला रीजन है, जो अंधेरा वाला रीजन है वो नाइट का रीजन है, राइट। तो जब गर्मी का दिन चल रहा है, तो गर्मी के दिन में देखिए दिन यहां से लेकर के यहां तक दिन हो रहा है। अगर आपको हम इधर से दिखाना चाहें तो यहां से लेके यहां तक दिन हो रहा है, लेकिन इतना से नीचे इधर तो रात है। वही आ जाइए जाड़ा में, जाड़ा का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिखाता है। अब क्या दिख रहा है, सन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, नॉर्थ में हीट कम हो गया, यहाँ पे जो है वो ठंडा शुरू हो गया, साउथ में जो है वो गर्मी शुरू हो गया।
बस समझ। तो ये जो सन के चारों तरफ अर्थ जो रोटेट करा, ये इंक्लिनेशन बड़ा जरूरी है। ये इंक्लिनेशन नहीं हुआ होता तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच का सीजनल वेरिएशन नहीं होता, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं होता तो ये नॉर्थ और साउथ ये सीजन के बीच का वेरिएशन नहीं हो रहा होता, है ना। तो उस ग्रह नहीं टकराया होता तो मे भी पृथ्वी के ऊपर जीवन नहीं होता, हु नोस, है ना। राइट। अब इतना समझ रहे हैं कि सीजन्स क्या हैं। हमारे पास ये ऊपर में सेलेस्टियल कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है और उसके साथ अर्थ पे हमारे पास सीजन आ रहे हैं। एक लास्ट टॉपिक हम लोग हैंडल करेंगे और इसके साथ हम आज के डिस्कशन को क्लोज करेंगे, और वो इसी के ऊपर बिल्डअप कर रहा है, एंड दैट इज एपरेंट मोशन ऑफ द सन। एपरेंट मोशन ऑफ द सन। देखिए, हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे कई बार पहले भी हैमलिंग कर चुके हैं, एक बार और बात करें कि क्लासिकल फिजिक्स के नजर से ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ऑब्जर्वर क्या होता है, हम दुनिया देख रहे होते हैं फिजिक्स में ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप लोग रेस्ट पे बैठे हुए हैं, तो ये कहां से, हम इस जगह पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं, तब हम बोल रहे हैं कि आप स्टेशनरी हैं। ऑब्जर्वर यहां ना बैठ करके, हम चांद पे बैठ करके अगर वहां से देख रहे होते तो आप जो है सो गोल 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 जो है सो घूम रहे हैं। अगेन, हम किस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं, मोशन को डिफाइन ये करता है। हम कई बार ये ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में क्यों लाते हैं, ऑब्जर्वर सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देता है। यानी कि हम एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में अगर ऑब्जर्वर का पॉइंट अगर रेफरेंस चेंज कर दें तो सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाता है, इट ईजेस द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। इस चलते हम ऑब्जर्वर को यूज करते हैं। ऑब्जर्वर अगर कहीं पे भी इन्वॉल्व है तो रूल क्या है, ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होता है। तो लेट्स से कि अगर मान लो कि हम जो है सो एक चलती ट्रेन में बैठे हुए ऑब्जर्वर है और मेरे सामने वाले सीट पे एक बच्चा जो है वो बॉल को ऊपर नीचे फेंक रहा है, तो हमारे हिसाब से एक बॉल का मोशन कैसा हो रहा है, केवल वर्टिकल मोशन हो रहा है। लेकिन हम ट्रेन में, उस चलती हुई ट्रेन में ना बैठ करके हम किनारे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और हमारे सामने ट्रेन जा रहा है और बच्चा उसके अंदर बॉल फेंक रहा है, तो अब हमारे हिसाब से बॉल ऐसे घूम कर रहा है ना, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट उसके अंदर आ गए, है ना। हम रियलिटी को वार्प कर सकते हैं अगर हम ऑब्जर्वर के टूल का इस्तेमाल करना जानते हैं। फिजिक्स में हम प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सरल कर सकते हैं अगर हम सही ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करें। उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि लेट्स से इसी सिचुएशन को अभी आपने समझा कि रियल में क्या हो रहा है, इसको हम ऑब्जर्वर के नजर से समझाएंगे तो देखिए कि 2 सेकंड में ये बात जो है सो समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वर वाला कॉन्सेप्ट रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। हम ऑब्जर्वर को आर्टिफिशियली स्टेशनरी करते हैं। तो जैसे सपोज करें कि आप ट्रेन में बैठे हैं और आप ट्रेन आपकी चल रही है, तो आपको जो है सो पेड़ पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो इसका मतलब आप रेस्ट में हैं, क्या मूव कर रहा है, पेड़ मूव कर रहा है ना। तो अगर आप ऑब्जर्वर होंगे, यू आर ऑलवेज एट रेस्ट। तो लेट से कि हम अभी के समय जो अभी डायग्राम बनाए, इसमें ऑब्जर्वर को हम बाहर ब्रह्मांड में खड़ा किए थे और ऑब्जर्वर जो है वो ये ऑब्जर्व होता हुआ देख रहा था कि अर्थ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। लेट से कि हम ऑब्जर्वर को ले जाके अर्थ पे बैठा देते हैं, यानी कि अब ये माने कि अर्थ नहीं मूव कर रहा है, सन मूव कर रहा है। तो अगर हम ऐसा मानेंगे तो सन का एपेरेंट मोशन कैसा हम देखेंगे, हम देखेंगे कि सन आधे सीजन के दौरान में ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है और आधे सीजन के दौरान में नीचे की ओर बढ़ रहा होता है। याद कीजिए मेरा कॉन्फ़िगरेशन। यानी अर्थ अगर स्टेशनरी है और सन मूव कर रहा है तो हम इस प्रॉब्लम को एक सिंप्लीफाइड रूप में ऐसा देख सकते हैं कि सीजन में क्या हो रहा है, सन का अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, रियल मोशन नहीं हो रहा है, एपेरेंट मोशन हो रहा है। एपेरेंट कहने का मतलब प्रतीत होता हुआ, ठीक है ना। एपेरेंट मतलब अपीयर्स टू बी। तो इस ऊपर वाले मोशन को हम नॉर्थवर्ड मोशन कहते हैं, हिंदी में इसको उत्तरायण कहते हैं। नीचे वाले मोशन को साउथवर्ड मोशन कहते हैं या दक्षिणायन कहते हैं।
एक लास्ट इंटेलिजेंट सवाल और पूरे डिस्कशन को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। आप अभी के समय हमारे साल में जहाँ खड़े हैं यहाँ पे विजुअलाइज कीजिए और हमको जरा अभी के समय कॉन्फ़िगरेशन बताइए कि अर्थ अपने पूरे सीन में किस जगह पे होगा और सन अभी किस पाथ पे है। सन अभी कहाँ है इस पूरे पाथ में। दोनों नजरिए से, एक रियल मोशन और एपरेंट मोशन, आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। आप रियल मोशन के हिसाब से भी हमको समझा सकते हैं और एपरेंट मोशन के हिसाब से भी हमको जवाब दे सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है पृथ्वी पे, अभी एट दिस मोमेंट। 4 सितंबर 2023 को रिकॉर्डेड वीडियो है ना, रेफरेंस देना होता। चलिए, हम लोग क्या गर्मी से गुजर चुके हैं? हाँ, यानी कि बारिश गर्मी के बाद होता है, पीक गर्मी के बाद बारिश होता है। वी आर इन मानसून। अभी आप लोग क्लाइमेट नहीं पढ़े हैं, ओके, आने दीजिए ज्योग्राफी में। हाँ, हम गर्मी के पीक से पार कर चुके हैं, है ना। गर्मी का पीक बीत चुका है। मई महीना जो है वो हमारे यहाँ सबसे हॉटेस्ट पड़ रहा होता है, बीत चुका है। जून के बाद से जो है वो गर्मी के बाद फिर बारिश होनी शुरू होती है। बारिश टेम्परेचर ड्रॉप कराता है। देखिए अभी बारिश जो हो रही है ये टेम्परेचर ड्रॉप कराएगा और ड्रॉप कराते 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 जाड़ा में उतर जाता है। बारिश बंद हो जाता है लेकिन टेम्परेचर का ड्रॉप जो है वो कंटिन्यू करेगा, फिर जाड़ा में आएगा। जाड़ा जो है सो जनवरी फरवरी, परीक्षा मार्च, आप लोग स्वेटर पहनने का आदत तो होगा ही होगा। परीक्षा के समय आप समझ ही रहे हैं कौन सीजन रहता है, और ज्यादा पढ़ने का सीजन है। आपको आदत भी होगा अब तक कि उस समय पढ़ाई होता है क्योंकि एग्जाम सर पे होता है ना। तो अभी के समय कहाँ खड़े हैं? सूर्य का क्या हो रहा है? उत्तरायण हो रहा है या दक्षिणायन हो रहा है? दक्षिणायन हो रहा है। पीक गर्मी में तो एकदम पीक ऊपर में होना चाहिए था। पीक गर्मी निकल कर जहां हम जाड़ा की ओर बढ़ रहे हैं, यानी सूरज अब ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है। पीक जाड़ा जब होगा तो सूरज मैक्सिमम यहाँ पे होगा और पीक जाड़ा के बाद फिर सूरज ऊपर की ओर। ये एपरेंट मोशन से हम देख सकते हैं। रियल मोशन में देखिएगा तो हम कहाँ हैं? गर्मी वाला रियल मोशन में देखिएगा तो हम कहाँ खड़े हैं? ये समर हुआ। अब आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वाला पार्ट जो है दिस इज समर, ये गर्मी है, ये विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से, है ना। तो अभी के समय हम लोग जो हैं ये पीक समर से गुजर चुके हुए हैं और विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग जो इनफैक्ट कोई बता सकता है कि सोलिस्टिस गुजर चुके हैं क्या? इक्वल डे इक्वल नाइट हम लोग गुजर, देखो यहाँ पे दिन बड़ा है, यहाँ पे रात बड़ा है। बीच का पॉइंट से जब गुजरता है तो इक्वल डे इक्वल नाइट। जब सन एग्जैक्ट बीच में होता है ना तो इक्वल डे इक्वल नाइट होता है। उनको हम इक्विनॉक्सेस कहते हैं। क्या गुजर चुके हैं? स्प्रिंग एंड ऑटम दो इक्विनॉक्सेस होंगे, है ना जी। हम लोग जाड़ा की तरफ हैं, हम लोग इस क्वाड्रेंट में, हम लोग यहाँ कहीं खड़े हैं। हम लोग पीक जाड़ा की ओर बढ़ने वाले हैं और जब पीक जाड़ा पे पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर अर्थ हमारे दूसरे पाथ पे पहुंचेगा एंड वी विल कम बैक, है ना। एक बार जो बात कर रहे हैं उसका विजुअलाइजेशन दे दें और बाकी आप लोग के पास कोई डाउट क्वेश्चन हो तो तब तक आप लोग तैयार रखिए। इसके बाद हम आपके डाउट्स लेंगे और इस सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो हमारा ये है हमारा सोलर सिस्टम, है ना। हम अर्थ जो हैं इस रास्ते पे ऐसे घूम रहे हैं। ये बहुत हाई स्पीड में चल रहा है, हम इतने स्पीड में नहीं चल रहे हैं। ये एनिमेशन दिखाने के लिए है। हम साल भर में साइकिल कंप्लीट करते हैं, बट दिस इज हाउ वी मूव। हम कभी क्लोज आते हैं, कभी दूर आते हैं। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमारे पाथ में हमारे पड़ोसी, हमारे अगल बगल